नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है। सीएम योगी का कहें क्षेत्र है। सीएम योगी का इस क्षेत्र में प्रभाव दबदबा है और उसका आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इस क्षेत्र में गोरखपुर जिले में एक ऐसी वारदात हुई थी 17 दिन पहले जिसने लोगों की रूह कपा दी थी। करीब एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की बड़ी ही बेदर्दी से सिर काटकर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके सिर और धड़ को एक बोरी में पैक करके खेतों में फेंक दिया गया था। अगले दिन जब लोग वहां से गुजरे तो उन्हें वो सिर और धड़ दिखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कि आखिर एक बुजुर्ग महिला की किसने इतनी बेदर्दी से हत्या की। महिला का जो सिर था और उस जो लाश थी, बताते हैं सिर धड़ से अलग था, चेहरा जमीन में पूरी तरीके से धंसा हुआ था और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। शव के पास एक हंसिया भी पड़ा हुआ मिला था। सुबह 6 बजे करीब जब गांव के लोग उस खेत के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें वो बोरी दिखी जिसमें लाश थी। इसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब बोरी खोली तो वो भी हैरान रह गए कि एक 60 साल की महिला की किसने हत्या कर दी। गांव के लोगों से पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की लेकिन कोई भी महिला की पहचान नहीं कर पाया। इस दौरान पुलिस ने जब लाश को कीचड़, जो सिर था उसको कीचड़ से बाहर निकाला, उसे साफ किया, तब लोगों ने उसकी पहचान की। लोगों ने बताया कि ये महिला तो जो है वो 60 साल की कलावती यादव है और ये भुईधुरपुर गांव पंचायत की रहने वाली। इसके बाद लोगों ने पूछा कि आखिर इसकी हत्या की वजह क्या हो सकती है। तो इस दौरान प्रयागराज हो या आसपास के कई जिलों में आपको पता है ड्रोन चोरों की दहशत चल रही। गांव के लिए इस बात की चर्चा हो गई कि ड्रोन चोरों ने ही कलावती का बेरहमी से सिर काटा और उसकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगाने की बात। बहरहाल पुलिस को तो यह पता था कि ड्रोन चोरों वाला मामला अफवाह है, लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और 17 दिनों बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में कामयाब रही। 17 दिनों बाद पुलिस ने इस बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में किसे गिरफ्तार किया, वो थी इस महिला की बहू और उस बहू की 19 साल की बेटी, जिसने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी दादी का, मतलब कहे एक तरीके से पोती ने अपनी दादी की गर्दन पर गड़ासे से ताबड़तोड़ 6 से 7 वार तब तक किए जब तक दादी का सिर जो है वो धड़ से अलग नहीं हो गया। इसके बाद मां और बेटी ने मिलकर दादी की लाश को बोरे में भरा और रात के अंधेरे में उन्होंने खेत में फेंक दिया और फिर घर वापस आ गए और एकदम अनजान बन गए, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी ये केस सुलझ नहीं पा रहा था। 7 टीमें पुलिस ने इस केस को सुलझाने में लगाई हुई थी। सबसे बड़ी बात है वजह क्या थी इस केस को सुलझाने के लिए कि एक तो महिला ऊपर से इतनी बेरहमी से मारा गया, तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि महिलाओं में खासकर इस चीज का डर न बैठे, क्योंकि ड्रोन चोरों वाली अफवाह अलग से चल रही थी और ज्यादातर गांव के लोगों को तो यही लगता था कि ड्रोन चोरों ने ही जो है कलावती का सिर काटा। उन्हें नहीं पता था कि असल मामला क्या है। और अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है तो हर कोई हैरान है कि कैसे एक पोती अपनी ही दादी का इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर सकती है कि आखिर एक 19-20 साल की पोती को अपनी दादी से ऐसी कौन सी नफरत थी कि उसने दादी का सिर ही उसके धड़ से अलग कर दिया। अभी भी लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं। तो आज की हमारी जब खबर आप देखेंगे तो आपके दिमाग से ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन सारे सवालों का आज हम इस खबर में खात्मा करेंगे कि कौन कौन से वो तथ्य थे जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, क्यों मारा, किस वजह से मारा, कब मारा। ये सारे सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाए कि दरअसल हुआ क्या था और पूरा घटनाक्रम क्या है। ये हमने आपको बताया ये घटना है ये है ग्राम पंचायत भुईधुरपुर। यहां पर ये इस ग्राम पंचायत की रहने वाली थी। नाम था कलावती, जिसकी लाश मिली थी और उम्र थी करीब 60 साल। पुलिस ने जब शुरुआत में जब लाश मिली थी तब बहू जो थी जिसको पुलिस ने इस समय गिरफ्तार किया उसका नाम है उत्तरा देवी। पुलिस ने उत्तरा देवी से पूछा था कि आखिर आपकी सास गई कहां थी। तो जब ये 26 तारीख की थी ना, 26 सितंबर को जब लाश मिली थी तो बहू उत्तरा देवी ने कहा कि जो सास थी वो दवा लेने के लिए गई हुई थी
भुईधुरपुर के पास मंगरू चौराहा है, यहाँ पर एक बंगाली डॉक्टर रहता है। उस बंगाली डॉक्टर के पास ही जो है सास सुई दवा लेने जाती थी और वहीं पे दवा लेने गई थी। और इसके बाद जब शाम तक लौटी नहीं तो हमने उनकी खोजबीन की तो हमें कुछ नहीं पता चला कहाँ है। और सुबह जब हम आप तक शिकायत देकर आए तब तक गांव के लोगों को जो हमारी सास है उनकी लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। बहरहाल पुलिस ने उस वक्त तो बहू के बयानों पर यकीन कर लिया था, कहीं कोई शक का गुंजाइश पुलिस को दिखी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सब कुछ परत दर परत तलाशना शुरू किया तो सारी परतें एकदम साफ हो गई और हत्यारे के तौर पर निकल कर आया बेटी और मां, जिन्होंने सास को इतनी बेदर्दी से मारा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गोरखपुर पुलिस जब इस पूरे मामले को सुलझा रही थी तो उनके सामने सबसे बड़े सवाल थे जिनको वो आधार माने थे कि आखिर एक बुजुर्ग महिला से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसका सिर ही काट दे। जब तो ये इस तरह की जब वारदात होती है तब वही इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है जिसके दिल में या तो बहुत ज्यादा नफरत हो या जिसके दिल में दया हो ही ना। ठीक, तो पुलिस के सामने था कौन हो सकता है जो इतनी नफरत करता हो, वो भी एक 60 साल की महिला से। जवान महिला हो, कम उम्र की हो तो एक बार समझ में आता है कुछ बात हो सकती है, कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ बेइज्जती क्या हो। एक 60 साल की महिला इस तरह से क्या ऐसा कर सकती है कि कोई उससे नफरत करने लगे और इस तरह से उसे मार डाले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, चूंकि ये हत्या जब हुई थी उस वक्त नवरात्र चल रहे थे, कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कहीं ऐसा तो नहीं नवरात्र के समय में बलि देने का कई जगहों पर वो होता है। तो कुछ तांत्रिक क्रिया वाले लोग जो हैं उन्होंने कलावती को अकेला पाया और उन्होंने फिर बुजुर्ग महिला को नर बलि के तौर पर माता को चढ़ाने के लिए उनकी इस तरह से सिर काट कर हत्या की। ये भी एक पॉइंट था, पुलिस इसको ध्यान में रखकर जांच कर रही थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी तलाश कर रही थी कि आखिर गांव या आसपास का कोई व्यक्ति ऐसा कौन हो सकता है जिससे कलावती का इतना बुरा झगड़ा हो कि इस तरह से उनकी हत्या की जाए। इन 3-4 सवालों के जवाब पुलिस पिछले 17 दिनों से खोज रही थी और आखिरकार उसे इन सवालों के जवाब मिले। तब पुलिस ने हत्यारिन बेटी, पोती यानी कहें और मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है जहां पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल हमने जैसा कि बताया कि 26 सितंबर को जो है सुबह सुबह गांव के लोग जो ये गांव था पीपीगंज थाना क्षेत्र लगता है, गोरखपुर के जो लोग हैं वो जानते होंगे, गोरखपुर जिला थाना पीपीगंज, इस क्षेत्र का गांव था भुईधरपुर गांव। ठीक, इस भुईधरपुर गांव की रहने वाली थी कलावती, जिनकी उम्र थी करीब 60 साल। कलावती, हाँ, कलावती के घर में उनकी बहू 45 साल की उत्तरा देवी और इसके अलावा उनकी पोती जो है 19 साल की खुशी यादव रहते हैं और इन्हीं दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब हम इनके थोड़ा परिवार के बारे में आपको बता दें ताकि आपको सब कुछ साफ हो जाए। हाँ, चलिए हम परिवार के बारे में बता देंगे क्या है। तो पुलिस ने इन मामले में जब इनको गिरफ्तार किया, मां और बेटी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनसे पूछताछ की कि आखिर तुमने क्यों मारा और वजह क्या थी। पहले मां से पूछा गया, पुलिस को लगा मां ने मारा होगा, पोती ने अपनी मां को बचाने के लिए उसका साथ दिया। लेकिन पहले मां कह रही थी हाँ हम ही ने मारा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तब पोती ने कबूला कि नहीं, दादी की हत्या मैंने की, बस मां ने मेरी लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी और कुछ नहीं। उन्हें भी नहीं पता था कि मैंने दादी के साथ इतना बेरहमी से उनकी हत्या की है। इसके बाद पोती से पूछा गया कि आखिर तुमने मारा क्यों। तो जो खुशी यादव है 19 साल जिसकी उम्र है, उसने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया। उसने बताया कि 25 सितंबर की दोपहर में जो हत्या की गई वो 25 तारीख की दोपहर में हत्या की गई। हत्या क्यों की गई? जो दादी थी कलावती, वो दरअसल पोती खुशी को बहुत ताने मारती थी और ये ताने 1 या 2 साल से नहीं थे। जब खुशी महज 4-5 साल की थी तब से इसको ताने दिए जा रहे थे और ये दादी ताने देती थी। इसके अलावा दादी ने खुशी की पढ़ाई जो है वो बंद करा दी थी। जब खुशी क्लास 9 में गई थी तभी से उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी, घर से बाहर निकलना बंद करा दिया था और रोज रोज के ताने सुनते हुए पिछले 8-10 सालों से जो ताने सुनते आ रही थी उसकी वजह से जो है खुशी जो थी वो अपनी दादी से नफरत करने लगी।
और इसके अंत कहां हुआ, इस नफरत का जो ज्वालामुखी उसके अंदर पल रहा था, वो 25 सितंबर को फूटा। 25 सितंबर को एक बार फिर से दादी ने ताना मारा और उस गुस्से में जो खुशी है वो किचन के अंदर जाती है। वहां एक गड़ासा रखा होता है, उस गड़ासे को उठाकर लाती है और देखती है दादी अपनी चारपाई पर लेटी हैं। उनके पास पहुंचती है और सीधे उनकी गर्दन पर तब तक वार करती है जब तक दादी का सिर जो है पोती के हाथ में नहीं आ जाता। जब इस दौरान वो कर रही होती है, खून पूरा फव्वारा फूट रहा है, तभी जो उसकी माँ है वो कहीं काम से बाहर थी, वो अंदर आती है, वो देखती है कि उनकी बेटी जो है वो खून से नहाई हुई है, उस जो सास है उसका सिर उसके हाथ में है और दूसरे हाथ में वो गड़ासा लिए हुए। ये देखकर जो माँ उत्तरा देवी थी वो एकदम सन्न रह जाती, करे तो करे क्या। इसके बाद किसी तरह से उन्होंने अपनी बेटी को होश में लाया, उसके बाद उसके गुस्से को शांत कराया। दोनों ने मिलकर पूरे घर से खून के दाग साफ किए। इस दौरान एक बोरी में जो अपनी सास कलावती है उनका सिर और धड़ एक साथ में भर दिया। फिर इन दोनों ने योजना बनाई कि जब सब घर में सो जाएंगे तब दादी की लाश को किसी तरह से ठिकाने लगा देंगे। बताते हैं कि यहां पर हुआ रात में जब सब घर के लोग सो गए तब इन दोनों ने जाकर एक साइकिल में दादी की लाश को रखा और रात के करीब 1-2 बजे जाकर गांव से दूर उस बोरी को फेंककर फिर से वापस आ गए। उन्हें लगा काम हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा और जिस तरीके से हत्या की गई है किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। लेकिन कहते हैं पाप चाहे जितना छुप जाए सामने आ ही जाता है और इस वजह से ये दोनों पकड़े गए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दादी से जो है खुशी इतनी नफरत करती क्यों थी, वो कौन से ताने थे जिसकी वजह से खुशी जो है एक 19 साल की हंसती मुस्कुराती बच्ची जिसे ठहाके लाने चाहिए, जिसे जिंदगी को देखना चाहिए नए अंदाज में, उस खुशी ने दादी को ही इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। वो कौन सी वजह थी बताते हैं। जो कलावती की बहू उत्तरा देवी थी ना, वो दरअसल बंगाल की रहने वाली थी। कलावती के बड़े बेटे राजेश से उत्तरा देवी ने दूसरी शादी की थी। जो उत्तरा देवी थी उनका पहला पति था शंकर घोष, उससे उनको ये बेटी हुई थी जिसका नाम था खुशी। 16 साल पहले उत्तरा देवी ने अपने पहले पति को छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इसी बीच पिपराइच के एक रिश्तेदार के माध्यम से राजेश और जो उत्तरा देवी है उनके बीच में संपर्क हुआ और फिर दोनों ने शादी करने की परिवार की मर्जी से, क्योंकि राजेश की शादी हो नहीं रही थी और इधर जो उत्तरा देवी थे उन्हें भी एक सहारे की जरूरत थी, लिहाजा दोनों ने शादी हुई। यानी ये उत्तरा देवी की राजेश के साथ दूसरी शादी थी। इसके बाद से उत्तरा देवी जो है अपनी बेटी खुशी के साथ राजेश के ये भुईधरपुर गांव है यहां पर आकर रहने लगी। उस समय खुशी महज 3 साल की थी जब उत्तरा देवी ने राजेश से शादी की थी और ये भुईधरपुर गांव में ये आके यहां बची। अब खुशी की उम्र करीब है 19 साल। राजेश से उत्तरा देवी के 2 बेटे भी पैदा हुए। राजेश की शादी से जो सास कलावती थी वो बहुत खुश नहीं थी, खासकर इस बात से कि एक तो उनकी बहू बंगालन है, दूसरी बात ये उसकी दूसरी शादी है। इस बात से जो कलावती थी राजेश की माँ, वो बिल्कुल उत्तरा देवी को अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। इसके साथ ही उन्हें जब ये पता चला कि इसके 3 साल की एक बिटिया भी है, तो वो उस नफरत जो है, एक तो बहू से नफरत थी, दूसरा उसकी बेटी खुशी से भी दादी के दिल में जो नफरत थी वो बार बार सामने आती थी। इसी वजह से बताते हैं कि अक्सर जो सास कलावती थी और बहू उत्तरा देवी, इनके बीच में झगड़ा भी खूब होता रहता था। कलावती जो है दादी जो थी वो खुशी को, सौतेली वो थी, तो खुशी को अक्सर वो बंगाली की बेटी कहकर ताना मारती थी। और ये ताना तब से चल रहा था जब खुशी महज 3 साल की थी और 16 साल से लगातार वो अपने दादी के इस तानों को, ये तो कुछ भी नहीं था कि मतलब बंगालन की बेटी, बंगाली, ऐसे ऐसे उसको कह के दादी जो है अक्सर ताना मारती थी, उसका नाम तो वो पुकारती नहीं थी। तो 16 साल से वो इन दादी के इन तानों को सुनते आ रही थी, जिससे उसके अंदर एक नफरत का गुबार पैदा होता जा रहा था, एक ज्वालामुखी कहें, हर रोज दादी के तानों के साथ वो बढ़ता जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में खुशी ने बताया कि दादी ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। मेरी 9वीं क्लास में ही उन्होंने पढ़ाई बंद करा दी। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो मुझे घर के बाहर निकलने नहीं देना चाहती थी। और पिताजी को भी उन्होंने इस तरह से कर दिया था कि पिताजी भी दादी की बात को काटते नहीं थे।
इससे मैं कई दिनों से दादी की हर इस चीज से, दादी मुझसे इस कदर नफरत करती थी, घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, स्कूल जाने नहीं देती थी, ऊपर से जो उनके बंगालन के ताना मारना वो तो जारी था। इन सब से मेरे अंदर उनके लिए नफरत पैदा हो गई। खुशी बताती कि जिस दिन 25 सितंबर को ये पूरी घटना हुई तो एक बार फिर से दोपहर का वक्त था, दादी अपनी चारपाई पर लेटी थी, मैं अपना कुछ काम वाम कर रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दादी ने फिर से बंगालन कहकर मुझे ताना मारा। आज तो सहदे कहते हैं आज वो दिन था जिस दिन मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फटा, और वो ऐसा फटा कि दादी का अंत हो गया। खुशी कहती है मैं गुस्से में उबल पड़ी, मैं घर में अकेली थी, दादी जो कलावती थी वो खाट पर लेटी थी। खुशी ने घर में रखे गड़ासे को उठाया और दादी की गर्दन पर जाकर, इससे पहले दादी कुछ कहें या सुने या बचने की कोशिश करते, खुशी ने आओ न देखा ताओ और गर्दन पर ही सीधे ताबड़तोड़ खटाखट 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 4 से 6 बार वार किए और दादी की गर्दन जो है उसके दादी का जो सिर था उसके हाथ में आ गया। खुशी ने कहा जब तक दादी की गर्दन अलग नहीं हो गई तब तक मैं गड़ासे को चलाती रही, और हर बार मैं जब वार करती तो पहले बार से ज्यादा ताकत से वार करती, क्योंकि मेरी जो गुस्सा है वो उस गड़ासे के वार के साथ बाहर आ रही थी। इसके बाद मां आती है, मां ने सब ये देखा, तब उनको ये हुआ कि ये क्या हो गया। पहले तो रोई धोई, लेकिन फिर हम दोनों ने किसी तरह से इससे बचने का रास्ता निकालने के बारे में सोचा, और हमने सोचा किस तरह से हम लाश को ठिकाने लगाएंगे। पुलिस को सबसे पहला जो चीजें कुछ थी, एसपी जो है इस मामले में, उन्होंने एसपी उत्तरी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 7 पुलिस टीमें लगाई गई थी। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। एक भी कैमरे में कलावती गांव से बाहर जाते नहीं दिखी, जबकि उसकी बहू ने कहा था कि जो सास है वो दवाई लेने गई थी। तो जो सीसीटीवी लगे थे वहां कहीं नहीं दिखी, वही रास्ते थे। पुलिस को यह हुआ कि मामला कहीं ना कहीं हो, इस गांव के अंदर ही कोई है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताते हैं कि इस पहला शक हुआ कि जो जहां से लाश मिली थी वहां से कुछ सिंदूर विंदूर सभी मिला था। लिहाजा कुछ लोगों ने शक जताया कि हो सकता है नवरात्र का समय चल रहा है, इसलिए तंत्र मंत्र की वजह से हत्या की गई हो। लिहाजा पुलिस ने इस मामले से जांच शुरू की। कई ऐसे पंडितों से भी बात की जिनसे पूछा गया क्या ये तंत्र किया अभी भी मतलब लोग करते हैं और किस तरह से करते हैं। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जो तंत्र क्रिया में किसी विधवा को नहीं मारा जाता है। पुलिस को ये चीज पता चली तो पुलिस को लगा यार तंत्र वंत्र मामला भी गड़बड़ है, लेकिन पुलिस ने उस मामले को पहला साइड रख दिया। पुलिस को ये था कि जाहिर सी बात है, एक तो उनको ये दिखा जब लाश मिली उसके पास से जो कलावती थी उनके जैसे नथनी, बाला और जो भी सामान सोने चांदी का था वो सब बिल्कुल जस का तस था। लिहाजा पुलिस को यह भी कंफर्म हो गया कि यह घटना जो है लूट के इरादे से तो अंजाम नहीं दी गई। अब यह था कि आखिर फिर हत्या की वजह क्या हो सकती है। अब पुलिस के सामने दो ही था, या तो फिर कोई किसी चीज का विवाद कलावती के साथ चल रहा हो उसने मारा, या पैसों का लेन देन का हो, या फिर तीसरा मामला घर का ही कोई सदस्य है जिसने कलावती को मारा है जिससे उसको कुछ फायदा हो। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की। जब 8-10 दिन पुलिस फटक ली तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो पुलिस ने तय किया कि एक बार हम फिर से जो घर से ही जांच की शुरुआत करेंगे। पुलिस ने गांव इनके कलावती के घर पहुंची। यहां पर पुलिस ने हर कोने कोने की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को घर में साइकिल मिली और उस साइकिल में खून का एक छोटा सा धब्बा दिखकर मिल गया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने उस धब्बे को कवर किया और उसको जांच के लिए भेजा। इस दौरान कमरे में भी खून के कुछ निशान पुलिस को मिले, जिससे पुलिस को शक हुआ। इसके अलावा बताते हैं कलावती के शरीर से गर्दन अलग कटी हुई थी और उस पर एक दरी लपेटी, जो मतलब बोरी के अंदर मिला था, उस बोरी के अंदर एक दरी सी थी जिसमें उनको बांधा गया था, उसके सिर और धड़ को, और बाकी बोरी के अंदर कर लिया था, तो वो दरी मिली थी। पुलिस ने इस दरी को दिखाया सबसे पहले उत्तरा देवी को, जो बहू थी। उनसे पूछा गया क्या यह दरी आप जानते हो किसकी है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये दरी हमें नहीं पता, ये तो किसी की हो सकती है, हमारे इसका नहीं कुछ है। बहरहाल पुलिस ने कहा ठीक है भाई। 2 दिन बाद जो है, जब कलावती के बड़ा बेटा जो है पुणे में काम करता, कलावती के 2 बेटे भी हैं, एक राजेश था एक और था, जो पुणे में काम करता था, वो बेटा जब उसको पता चला कि उसकी मां किस तरह से हत्या हुई तो वो वापस आया।
यहां पर एक बार फिर पुलिस ने उसके सारे सबूत दिखाए और वो दरी भी दिखाई जिसमें सिर लिपटा हुआ था। जैसे ही वो दरी दूसरे बेटे ने देखी तो उसने कहा, ये दरी तो मैं खरीद के लाया था, ये तो हमारे घर की दरी है। पुलिस को अब मामला गहरा गया कि मामला घर से ही जुड़ा है। इसके बाद पुलिस ने, क्योंकि घर पर इस दौरान सिर्फ और सिर्फ बहू उत्तरा देवी और जो ये पोती खुशी थी, यही दो मौजूद थे, लिहाजा पुलिस को यह था कि हो ना हो हत्या में यही दो शामिल हैं या इन दो में से किसी एक ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने यह भी गौर किया कि उत्तरा देवी अपनी बेटी खुशी को हमेशा अपने साथ रखती, कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती, कभी उसे अपने से अलग नहीं किया। इससे पुलिस को भी शक हुआ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। जब भी मतलब पुलिस भी खुशी से पूछताछ करने की कोशिश करती थी तो जो मां थी वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी, अकेले में बात ही नहीं करने देती थी ताकि कहीं कुछ हड़बड़ाहट में खुशी बोल न दे। इससे पुलिस को और शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को 12 अक्टूबर की रात को थाने में लेकर जाकर पूछताछ की। यहां पर जब पुलिस ने सख्ती बरती तो खुशी ने बताया कि 25 सितंबर की दोपहर में दादी दूसरे कमरे में रखी खाट पर सो रही थी और तभी मैंने गड़ासे से 4-5 बार करके उनकी गर्दन काट दी थी। जब ये सब पूरा हत्याकांड हो चुका, मैं खून से सराबोर थी, तभी मेरी मां उत्तरा देवी आ गई। वो घर में खून देखकर सारी बात समझ गई कि हुआ क्या। इसके बाद मेरे साथ उन्होंने घर के अंदर खून के सारे निशान एक एक करके साफ किए। खून से सने कपड़ों को पीछे खेत में ले जाकर हम लोगों ने जला दिया। इसके साथ ही दादी की लाश को एक दरी में लपेटकर बोरे में भरकर घर के एक कोने में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। शाम के समय जब उनके दोनों भाई, खुशी के दोनों भाई घर वापस आए तो उन्होंने दादी के बारे में पूछा कि दादी कहाँ है। तो मां उत्तरा देवी ने कह दिया कि दादी जो है दवा लेने के लिए पीपगंज गई हैं और अभी तक लौटी नहीं। ये भी कहा कि अब तक तो लौट आना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लौटी। तो लोगों को लगा कि कहीं किसी से मिल गए होंगे इसलिए नहीं। तो उन दोनों जो पोते थे उन दोनों भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद देर रात जब है राजेश जो है पुणे में काम करता है, उसका फोन आया कि भाई कहाँ है, माँ से बात क्या हो। तो उन्होंने बताया। फिर से एक बार उत्तरा देवी ने कहा कि माँ अभी आई नहीं है और पता नहीं कहाँ चलेगी, रात काफी हो गई। तब राजेश ने कहा रात अधिक हो गई है, अब कल सुबह पुलिस को किसी भी हालत में इस बात की सूचना देना कि जाके ये जो माँ है वो अचानक से लापता हो गई। रात में जब सभी लोग सो गए, यानी दोनों बेटे सो गए और बाकी गांव के लोग सो गए, तो खुशी और उत्तरा जो माँ बेटी थे वो दोनों उठते हैं। उसी बोरी को रात के 1-1:30 बजे के आसपास वो एक साइकिल पर रखते हैं और चुपचाप बिना किसी नजरों में आए हुए अंधेरे में घर से 500 मीटर दूर जाकर सड़क किनारे उस लाश को फेंक देते हैं और उसके पास एक हथियार रख देते हैं और कुछ सिंदूर सा डाल देते हैं ताकि किसी को यह लगे कि यह हत्या जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई। लेकिन कहते हैं कि सच सामने आया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सब कुछ सामने सिलसिलेवार तरीके से सामने आता गया और आखिरकार इनकी हत्या का केस कैसे खुला ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी, एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद जिसमें खासतौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्र अधिकारी कैंपेन द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को आज वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहाँ ले आके फेंक दिया गया था और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कारण था सर हत्या करने का? दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। मृतका की ये जो बेटी है ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना,
उसको टोका टाकी करना, जिस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी। और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी, मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए। तो इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और डेड बॉडी को छुपाने का भी कार्य किया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की थी तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के लोगों की मानता। गांव के लोगों ने दो चीजें बड़ी तगड़ी मान ली थी। एक तो उन्होंने बॉडी देखी थी तो उन्हें वो हंसिया दिखा लोहे का, इसके अलावा वहां सिंदूर बिखरा दिखा, तो लोगों को लगा कि पक्का ये नर बलि दी गई है किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और जो कई बाबा लोग होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह के काम करते हैं वो इसी उसमें किए जाते हैं। तो पुलिस को एक तो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में तंत्र मंत्र के चक्कर मारा। गांव में भी अफवाह फैली हुई थी। एक दूसरी अफवाह, ड्रोन चोरों की समय हर जगह दहशत है। किसी तरह से गांव के आसपास के लोगों में ये वो फैल गया कि ड्रोन चोर आए थे, वो चूंकि जो महिला कोई अकेले मिल जाती है तो उसको मार डालते हैं। तो कलावती दवाई लेने के लिए अकेले गई थी और सुनसान जगह पे जब वो अकेले फंसी तो उन ड्रोन चोरों ने कलावती की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। अब ड्रोन चोरों वाला मामला कहां से गलत साबित हुआ? एक तो ड्रोन चोर वाला मामला कुछ है नहीं, वो सिर्फ अफवाह है। दूसरी बात, अगर चोर आएंगे किसी की हत्या करेंगे तो चोरी करेंगे। चोरी उन्होंने की नहीं, नथ नहीं, सोने की नथ थी, बाले थे और भी चीज, सोने का कई सारी चीज पहने थी, उनमें से कुछ भी नहीं चोरी किया था। लिहाजा पुलिस को लगा चोरों वाला मामला तो नहीं हो सकता। अब बात आई तंत्र मंत्र की। बताते हैं कि जब तंत्र मंत्र के बारे में चूंकि सिंदूर उंदूर था तो नर बलि एंगल से पुलिस ने जांच की। उस समय एक पंडित रामदरस मिश्र करके हैं, उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, चूंकि नवरात्रि और अमावस्या का समय जो है बलि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अक्सर जो बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्धि पाने वाले लोग होते हैं वो इस समय में बलि देते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने बोली कोई भी कलावती जो कि उनके पति की मौत हो चुकी थी, वो विधवा थी, लेकिन लिहाजा इसी वजह से किसी विधवा की बलि नहीं दी जा सकती, वो शुभ नहीं मानी जाएगी, ना ही उसका कोई फल माना जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया कि ये बलि के लिए हत्या की गई है। अब पुलिस के पास एक ही चारा था, पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो सीसीटीवी में गांव से बाहर जो है वो कलावती जाती दिखी। अब पुलिस को यही हुआ कि अक्सर जो कि अमूमन देखा गया है कि हत्या में कोई ना कोई करीबी शामिल होता है। लिहाजा करीबी में इस समय घर में सिर्फ दो ही लोग थे, उत्तरा देवी और उनकी पोती खुशी। इसके अलावा दो पोते थे, दो पोते भी काम, जब हत्या का मामला हुआ तो उस वक्त वो भी अपने काम वाम में कहीं थे। लिहाजा घर में बसता कौन है? खुशी और उसकी मां उत्तरा देवी। अब पुलिस ने इन्हीं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की। एक तो ये देखा, पुलिस ने पूछताछ के दौरान इस बात पर गौर किया कि जब भी वो 19 साल की खुशी यादव से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो जो माँ है वो अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ती, वो हमेशा उसके साथ बैठी रहती हैं। पूछताछ में ज्यादातर सवालों का जवाब वो खुद ही देती हैं और बेटी को बोल लेने देती। लिहाजा पुलिस को लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है। वहीं यह भी पुलिस को पता चला कि दरअसल जो उत्तरा देवी हैं वो राजेश की दूसरी मतलब इनकी दूसरी शादी थी। जो खुशी थी वो सौतेली बिटिया थी। लिहाजा पुलिस को लगा कुछ ना कुछ तो यहीं से जुड़ा हुआ मामला है। और जब पुलिस ने जांच की तो देखिए क्या सच सामने आया। लेकिन अब ज्यादा कहने को तो कहें हाँ, खुशी ने कत्ल किया है, दादी का सर काटना कोई बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर इस नफरत के बीज को बोया किसने, ये बड़ी बात है। दादी कलावती कहें बुजुर्ग थी, बुजुर्गों का काम होता है बच्चों को प्यार का पाठ पढ़ाना, जबकि वो इस चीज से उलट काम कर रही थी। एक बच्ची जो 4-5 साल की है, छोटी सी है, प्यारी सी है, वो कहें एक कच्ची मिट्टी का खड़ा होता है, उसको जिस तरह से ढालना चाहोगे वो उसी तरह से ढलती चली जाएगी। खुशी छोटी थी तो दादी से जहां उसे प्यार मिलने की उम्मीद थी तो वहां उसे ताने मिलते थे, हर दिन उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। बंगालन की बेटी, ऐसी वैसी, इस तरह की चीजें उसे सुनने मिलती थी, जिससे छोटे से ही वो दादी से दूर होने लगी। वो दादी से उनके ताने सुनते सुनते बड़ी हो रही थी, लिहाजा वो उनसे नफरत करने लगी। जब सब आज सोचते हैं कि अपनी बेटी को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, तब दादी ने 9वीं तक ही खुशी को पढ़ने दिया और उसके बाद उसका स्कूल छुड़वाकर उसे घर में बिठा दिया। जबकि जो खुशी है वो खूब रोई थी, गुड़गिड़ाई थी कि हमको पढ़ना है, लेकिन दादी के आगे किसी को नहीं चली और खुशी को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। ये सब चीजें ऐसी थी
जो खुशी को अंदर ही अंदर अपनी दादी से बेइंतहा नफरत कराने के लिए मजबूर कर रही थी और उसके दिल में जो नफरत का ज्वालामुखी था वो बढ़ता जा रहा था और एक दिन इस ज्वालामुखी को फटना ही था और 25 सितंबर के दोपहर को वो ज्वालामुखी आखिरकार फटा तो उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया। इस ज्वालामुखी के गुस्से के ज्वालामुखी में जहां दादी कलावती की हत्या हुई वहीं खुशी की भी जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। एक तरीके से कहें उसके गुस्से ने ही उसे भी बर्बाद कर रख दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, दिखाते रहेंगे ताकि समझ में आए कि एक पल का गुस्सा आपकी भड़ास तो निकाल सकता है लेकिन आपकी खुद की जिंदगी में भी वो आग लगाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यही हुआ खुशी ने अपना गुस्सा निकाला, गुस्से में दादी को मार तो डाला लेकिन उसका नतीजा क्या है, आज उसकी जिंदगी खुद ही बर्बाद हो गई। वो जिस गुस्से की आग में वो दादी को जलाना चाहती थी उस गुस्से की आग में उसका भी दामन जला और अब वो सलाखों के पीछे है, एक अपराधी बन चुकी है और उसकी जिंदगी भी एक अपराधी की तरह ही अब चलती रहेगी। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद दे सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।